सभी को नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में भारत के स्थलाकृतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम तटीय मैदान जो भारत की भौतिक प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भाग है अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की जो क्लास हुई थी उनमें हमने भारत के अन्य भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने सर्वप्रथम उत्तर पर्वतीय प्रदेशों का, उसके बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का, उसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन किया था। आज हम जो भारत का अन्य महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम बात करें तटीय मैदान की, जब हमने बात की थी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की, तो उस प्रायद्वीप के पठार से समुद्र के बीच जो मैदान स्थित है, जो तटीय प्रदेश है, जो अपेक्षाकृत समतल है, उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी तथा पूर्व में तट रेखा के सारे सक्रिय तटीय मैदान विस्तृत है। इनका धरातल एवं संरचना परस्पर भिन्न है। इनकी रचना सागरीय लहरों की क्रियाओं तथा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से हुई है। हम बात करें इस तटीय मैदान की, जैसा कि हम मानचित्र में देख पा रहे हैं, जब हमने बात की थी प्रायद्वीपीय पठार की, तो इस प्रायद्वीप के पठार के से पूर्व और पश्चिम में समुद्र का जो तटीय भाग है, जो समतल है, उपजाऊपन है, इससे हम तटीय मैदानों का नाम देते हैं। जो अरब सागर की तरफ है, यानी हम यूं कहें कि जो पश्चिम की तरफ जो तट है, उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, और जो पूर्व की तरफ जो मैदान है, तट के समीप जो मैदान है, उसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। यदि हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं, तो इनमें हम पाते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा है। जब हमने बात की थी प्रायद्वीपीय पठार की, तो हमने यहां पर अध्ययन किया था पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। एक खड़ा ढाल वाला पर्वत था और एक सतत क्रम में पर्वतमाला थी पश्चिमी घाट की। जबकि हमने पूर्वी घाट की जब बात की थी, तो यह तट कटा फटा था। इस तट पर अनेक नदियां प्रवाहित होती है। कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, और ये नदियां सह्याद्री से निकलकर इस क्षेत्र में प्रवेश करती और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती। ये नदियां अपने साथ कई तरह के तलछट लेकर आती है, जिनका निक्षेप इन क्षेत्रों में एक कर देती है। और नदियों के द्वारा जो पूर्वी घाट था, वो अत्यधिक मात्रा में काट दिया गया था, और इस काटने के फलस्वरूप नदियों के निक्षेप के फलस्वरूप जो तलछट जमा यहां होती है, उससे इस पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है, वो अधिकतर चौड़ा हो गया। हम यदि इन मैदानों को मोटे तौर पर देखते हैं, तो जो गुजरात का जो तटीय मैदान है, उसे काठियावाड़ तटीय मैदान कहा जाता है। उसके बाद कोंकण तट और कनरा तट भी इसके अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। इस काठियावाड़ तट को गुजरात तट भी कहा जाता है, और कोंकण तट के दो भाग कर दिए जाते हैं, जिसे एक कनरा तटीय मैदान कहा जाता है, और सबसे लास्ट का जो भाग है पश्चिम तटीय मैदान का, वह मालाबार तटीय मैदान है। इसी प्रकार हम मोटे तौर पर पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं, तो इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसे हम देखते हैं, एक तो है उत्कल तटीय मैदान, एक आंध्र तटीय मैदान, और एक है तमिलनाडु का मैदान, यानी कोरामंडल तटीय मैदान। ये सामान्यतः भारत के जो तटीय मैदान हैं पूर्व और पश्चिम दिशा में, इसके बारे में आज हम विस्तृत वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो तटीय मैदान लिया, उसे दो भागों में बांटा जाता है। सामान्यतया दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की,
जो पश्चिमी समुद्री किनारे के पास पश्चिमी घाट से समुद्र के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम स्थित यह मैदान कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरिम तक विस्तृत है। इस तट की जो औसत चौड़ाई है वो 64 किमी है और अनेक स्थानों पर यह 50 किमी से भी कम चौड़ा है। जैसा कि हमने जो पश्चिमी घाट पर्वत था सतत क्रम में होने के कारण कहीं कहीं पर इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर से भी कम है और कहीं पर जहाँ पर नदियाँ ने इसको खंडित कर दिया गया है वहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 64 किमी है। इसमें अनेक छोटी और तीव्रगामी नदियाँ प्रवाहित होती है जो सिंचाई तथा जल परिवहन की दृष्टि से विशेष उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमने जब बात की थी पश्चिमी घाट की तो एक खड़ा ढाल था, समुद्र की ओर बिल्कुल सीधी दीवार की तरह था। इससे जो भी नदियां प्रवाहित होती है वो सब नदियां का जो जल है वो बहुत तीव्र गति से समुद्रों में समाहित हो जाता है। छोटी नदियां अपेक्षाकृत और इनका जो पानी का जो उपयोग है वो सिंचाई या जल परिवहन उनमें नहीं किया जाता, क्योंकि तीव्र गति से बहता हुआ जो जल होता है उसकी चौड़ाई कम होती है और परिवहन के सुयोग्य या संचालन योग्य नहीं होता। इस पश्चिमी जो तटीय मैदान इसे लगभग 4 भागों में बांटा जाता है और इसके जो निम्नलिखित उप विभाग है वो इस प्रकार है। हम बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की तो उसमें पहला नाम आता है कच्छ प्रायद्वीपीय मैदान, इसे गुजरात का मैदान भी कहते हैं। इसके बाद गुजरात का मैदान है, कोंकण का मैदान है, कन्नड़ तटीय मैदान है और लास्ट में हम मालाबार तटीय मैदान को इसमें पढ़ेंगे। यदि बात करते हैं हम कच्छ प्रायद्वीपीय मैदान की, कच्छ की खाड़ी विशेषतया अपने रण के लिए प्रसिद्ध है। रण एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेषतया वर्षा ऋतु में दलदली क्षेत्र बन जाता है, लेकिन वर्षा की समाप्ति पर यह कुछ मात्रा में स्थल का रूप धारण कर लेता है। यदि बात करें हम कच्छ प्रायद्वीपीय मैदान की तो कच्छ द्वीप एवं मुख्य स्थल के मध्य कच्छ की उतली खाड़ी विस्तृत है। यह द्वीप शुष्क ऋतु में मुख्य स्थल से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ शुष्क ऋतु में जो नमकीन जल है वह सूख जाता है, जिसके फलस्वरूप यह मुख्य भाग से मिल जाता है तथा वर्षा ऋतु में दलदली खाड़ी द्वारा मुख्य स्थल से अलग कर दिया जाता है या यह पृथक हो जाता है। कच्छ का मैदान शुष्क व अर्ध शुष्क रेतला मैदान है। इसके लिए कहा जाता है कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका एक प्रसार है, लेकिन समुद्री क्षेत्र के नजदीक होने के कारण, समुद्री जल के कारण यह क्षेत्र समुद्री जो तटीय मैदान है उसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि यह मैदान कभी समुद्र के नीचे रहा था। इसके धरातल पर कहीं कहीं बालू व चट्टानों के उभरे द्वीप दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार पहाड़ियां स्थित है और वर्षा ऋतु में यह भाड़ युक्त तथा दलदली हो जाता है। जब इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तब यह क्षेत्र दलदली हो जाता है, किंतु इस भाग में, इस मैदानी भाग में का जो आंतरिक भाग है वहां उर्वरक खाप मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊपन है। यहां कई नदियां इसमें प्रवाहित होती है, जिनमें माही नदी है, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती नदियां अपने मुहानों का निर्माण करती है। इस मैदान की यदि हम बात करें तो इस मैदान का जो ढाल है वो पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसके बाद हम पश्चिम तटीय मैदान का जो उपविभाजन है उसमें अगला विभाजन लेते हैं गुजरात का मैदान। कच्छ सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत इस मैदान में गुजरात का आंतरिक मैदान व खंबात की खाड़ी के तटीय भाग सम्मिलित किए जाते हैं।
इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां मुहाना बनाती है। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल एकत्रित रहने के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं, किंतु आंतरिक भाग उर्वरक कांप से निर्मित है। और इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मात्रा में कपास की खेती की जाती है। इसके बाद हम बात करें पश्चिमी तटीय मैदान के अन्य उपभाग की, तो इसमें देखते हैं हम कोंकण का मैदान। कोंकण का मैदान दमन और गोवा के मध्य है। यह मैदान दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है तथा 50 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यह बहुत कटा-फटा मैदान है। लावा मिट्टी से निर्मित होने के कारण यह उर्वरक है। तट पर रेत के टीलों के अवरोध के कारण नदियों के एकत्रित जल से छोटी छोटी झीलें बन जाती है और इन झीलों में पानी जमा हो जाता है। कटा फटा मैदान है, जिसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में छोटी छोटी और कुछ नदियां प्रवाहित होती है, जिन्होंने इस मैदान को काट छांट दिया है। दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है, जिस लावा मिट्टी से निर्माण हुआ है, उसी लावा मिट्टी से इस मैदान का भी निर्माण हुआ है। अतः यह दक्कन के पठार के समान ही उपजाऊ है। तट पर रेत के टीले पाए जाते हैं और उनके अवरोध के फलस्वरूप झीलों का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में कंदरा तटीय मैदान की। यह मैदान गोवा से मैंगलोर तक है। लगभग 225 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसे हम कनरा का तट या कनरा मैदान कहते हैं। प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित यह तटीय मैदान काफी कटा फटा है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियों ने यहां उर्वरक कांप मिट्टी को निक्षेपित किया है। सागर तट पर लहरों की क्रिया का प्रभाव दर्शनीय है। तट पर रेत के टीले पाए जाते हैं। हम यदि गोवा की बात करते हैं या कनरा तट की बात करते हैं, जो विशेषतया गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। गोवा का तट अपने पर्यटन के लिए भी विशेष रूप से दर्शनीय है, विख्यात है, क्योंकि यहां जो छोटी छोटी नदियां हैं, उन्होंने काम मिट्टी को निक्षेपित कर दिया है और इस क्षेत्र में विशेषतया सागरी जो लहरें वो उठती हुई दिखाई देती। और इन्हीं सागरी लहरों को देखने के लिए पर्यटक दूर दराज से इस क्षेत्र में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते हैं और इस क्रिया से इस क्षेत्र में व्यावसायिक उद्योग को बढ़ावा मिला है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। हम बात करें पश्चिमी तटीय मैदान के अन्य विभाजन की, तो इसमें हम पाते हैं मालाबार तटीय मैदान। यह तटीय मैदान विशेषतया केरल का तटीय मैदान है, जो मैंगलोर से कुमारी अंतरिम तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस तटीय मैदान को मालाबार कहते हैं। यहां लंबे सक्रिय अनूप स्थित है, जिन्हें कयाल कहा जाता है। कयाल जिसका जो जल है वो समुद्री से क्षेत्र से आता है, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में अवरोधों के कारण, भित्तियों के कारण यह जल धरातल पर
हमें झीलों के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें हम कयाल झील कहते हैं, अनूप झील कहते हैं, लेगून कहते हैं। पश्चिम तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट दीवार की भांति स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भूगर्भीय हलचलों के कारण पश्चिमी घाट ऊपर उठ गए तथा उनका जो पश्चिमी भाग समुद्र में डूब गया है। यदि हम बात करें इस मालाबार तट, तो ये सबसे मशहूर या सबसे विख्यात तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान का। पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत मालाबार जो तटीय मैदान है अपने नारियल उत्पादन के लिए मशहूर है। इस क्षेत्र में अनेक झीलों को नहरों द्वारा जोड़ा गया है और इन झीलों और नहरों को जोड़कर इस क्षेत्र में नौकारोहण की सुविधाएं प्रदान की गई है। यहां नारियल के अलावा चावल, सुपारी के अलावा गरम मसाले काफी मात्रा में उगाए जाते हैं। मालाबार तटीय मैदान सबसे मुख्य कारण इसके एक तो लेगून यानी अनूप झीलों के लिए और एक नारियल उत्पादन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण तट है। पश्चिमी तटीय मैदानों के पूर्व में पश्चिमी घाट दीवार की भांति स्थित है, जैसा कि हमने अभी देखा। यहां पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़े मग्न तट उपस्थित है। जो समुद्री किनारा है, मिलन स्थल है, वो काफी अधिक चौड़ा है। विशेषतया काठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के निकट अधिक चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। जो भाग समुद्र में मिलते हैं धरातल का या महाद्वीप का जो समुद्र मिलता है उसे कहा जाता है मग्न तट। और ये मग्न तट की जो चौड़ाई है इस पश्चिमी तटीय भाग में अधिक मिलती है, कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले में। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इसका विस्तार है वो उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी से प्रारंभ होता है और दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक विस्तृत है। यह पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यहां कई नदियों के डेल्टा स्थित है। इस तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था कि यह तटीय मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान है, यह पूर्वी तटीय मैदान इस पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में विस्तृत है, चौड़ा है, क्योंकि यहां कई नदियां अपने डेल्टाओं का निर्माण करती है, जिससे गंगा नदी का डेल्टा, इसके अलावा कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी, कावेरी, कई नदियां जहां जो अपना डेल्टा का निर्माण करती है। और जहां पर नदियां डेल्टा का निर्माण करती है तो वहां अपने साथ लाई हुई जलोढ़, अपरदित जो काह मिट्टी है या जलोढ़क है उनका जमाव कर देती है। और इस वजह से यह पूर्वी तटीय मैदान नदियों के द्वारा काट छाड़ दिया गया है, नदियों के द्वारा निक्षेपित की गई मिट्टी के फलस्वरूप अत्यधिक चौड़ा है। हम जब पूर्वी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं तो इसको कई उपभागों में बांटा गया है, जिसमें हम बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो तटीय मैदान है इसे दो भू आकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तटीय भाग, प्रथम जो तटीय भाग है उसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के जो उपजाऊ डेल्टा है उनको शामिल किया जाता है। और जबकि जो दूसरा तटीय मैदान है वह आंतरिक भाग नदियों की ऊपरी घाटियों से निर्मित है, जहां काफी अपरदित धरातल पाया जाता है। जो पूर्वी तट का उत्तरी भाग है उसे उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस तटीय भाग को हम सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हम देखते हैं उत्कल का मैदान या उत्कल तटीय मैदान। यह उत्कल तटीय मैदान लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई
में फैला हुआ है। यह मैदान उड़ीसा का तटीय भाग है। महानदी डेल्टा यहां काफी चौड़ा है। डेल्टा के दक्षिण में 75 किमी लंबी चिल्का झील स्थित है। इस झील के उत्तर में तट रेखा लगभग सीधी व सपाट है, किंतु दक्षिण व पश्चिम में पहाड़ी चट्टानें तथा पूर्वी घाट समुद्र के भीतर तक प्रवेश हो गए हैं। विशाखापट्टनम का जो पतन है, बंदरगाह है, वो डॉल्फिन नामक चट्टान से सुरक्षित है। हम बात करें इस उत्कल के मैदान की। इसकी उत्तरी सीमा की बात की हमने, जो सुवर्ण रेखा के द्वारा निर्धारित होती है, और इसकी जो दक्षिण की सीमा है, ये महानदी का जो डेल्टा है उसके द्वारा कह सकते हैं कि यह स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा से महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां तक है, लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में। इस तट के मैदान पर चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। यह भी एक लेगून झील ही है, अनुप झील ही है। जैसे हमने पश्चिमी तटीय मैदान में मालाबार जो मैदान था उसमें कयालों का वर्णन किया, लेगून का वर्णन किया, उसी प्रकार की चिल्का झील भी एक लेगून झील है। इसमें जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ये नदियों जो समुद्री ज्वार है उससे इस बंदरगाह की रक्षा हो जाती है। यूं कहे कि इससे जो तरंगे हैं, सागरीय लहरें, वो डॉल्फिन नामक चट्टान से टकराकर इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान के उपविभाजन की, तो इसमें हम अगला देखते हैं आंध्र तटीय मैदान। इसकी जो रचना है वो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई है। इन डेल्टाओं के मध्य कोलेरो झील स्थित है, जिसमें कई छोटी छोटी नदियां गिरती है। जो आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश का समुद्र से नजदीक का भूभाग है, उसके अंतर्गत आंध्र तटीय मैदान है। और आंध्र तटीय मैदान कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के मध्य स्थित है। इसके बाद हम बात करें अगले मैदान की, तो उसमें हम अगला जो मैदान देखते हैं वो अगला मैदान है तमिलनाडु का मैदान, जिसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। पुलिकट झील से दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक 675 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में मैदान फैला हुआ है। कहीं कहीं पर तो जिसे कावेरी जो डेल्टा है वहां इसकी जो चौड़ाई 130 किलोमीटर है। और जो कावेरी का डेल्टा है वो एक उर्वरक मैदान है, उपजाऊ मैदान है। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है, यह भाग जो मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है उसमें वर्षा प्राप्त करता है। जब मानसून लौटता है तब इस क्षेत्र में वर्षा होती है, इस तटीय मैदान में वर्षा होती है, या यूं कहें कि शीतकाल में इस मैदान में वर्षा होती है, जिसका वर्णन हम अगले जो क्लास होगी जलवायु से संबंधित उसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम इन तटीय मैदानों का जो महत्व है वो देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो समुद्र तटीय मैदानों की आर्थिक उपयोगिता भी है और जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है। हम बात करें तटीय मैदानों की, तो यहाँ नारियल, काजू, सुपारी, रबड़ व तार, इन भागों की प्रमुख व्यवस्था इन उपजों से ही है। नारियल पर आधारित अनेक व्यवसाय यहाँ प्रचलित है और चावल खाद्यान्नों में महत्वपूर्ण है। हमने जब बात की थी मालाबार तटीय मैदान की, तो वहां पर हमने उस मैदान में चावल, गरम मसाले और उनसे संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती है वह मालाबार के तटीय मैदान पर विशेषतः ज्यादा मिलती है। इन तटीय मैदानों में विशेषतः ड्राई फ्रूट्स
नारियल इत्यादि के बागान मिलते हैं, इत्यादि को यहाँ उगाया जाता है। बात करें हम डेल्टा विभागों में, जो डेल्टा के भाग है उनमें मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है एवं इससे संबंधित व्यवस्थाएं प्रचलित है। इन क्षेत्रों में मछुआरे नावों के द्वारा नदियों के डेल्टाई भागों में मछलियों को पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, मछली पालन करते हैं और उनकी जो आजीविका है वो इस मछली पालन से ही संचालित है। बात करें हम भारत के जो महत्वपूर्ण पतन है, बंदरगाह है, वो महत्वपूर्ण बंदरगाह भी इन्हीं तटों पर स्थित है। इसके बाद बात करें हम केरल में, तो केरल तट पर बहुमूल्य मोनोजाइट रेत मिलती है तथा पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर नमक के निक्षेप प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मोनोजाइट रेत आपको पता हो तो इस मोनोजाइट रेत से जो परमाणु खनिज है थोरियम, उसकी प्राप्ति होती है और समुद्री तटों के पास लवणीय झीलें हैं जिनसे नमक की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो तटीय मैदानों में ही निवास करती है और ये सघन आबाद क्षेत्र है। यदि हम इन तटीय मैदानों का महत्व देखें तो इन तटीय मैदानों के सहारे अनेक स्थानों पर पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई है और पेट्रोलियम आधुनिक जो ऊर्जा संसाधन है उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यूं कह सकते हैं कि इन तटीय मैदानों का भारत या यहाँ के निवासियों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपयोग है। नौका विहार ले सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन उद्योग को यहाँ काफी संभावनाएं प्राप्त हुई है जिससे इन समुद्री तटीय मैदानों के समीप पर्यटन उद्योग का विकास अधिक मात्रा में हुआ है। चाहे वो गोवा हो, गोवा का समुद्री तटीय मैदान हो, चाहे केरल में नौका विहार की सुविधा या पर्यटन उद्योग से संबंध। इसी के साथ यहाँ पर हम विशेषतया नारियल ताड़ के बाग देखते हैं और ये क्षेत्र गरम मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश है उसमें हमने जो भारत के तटीय मैदान है उनके विषय में वर्णन किया। तटीय मैदान कहाँ स्थित है, इन तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को लगभग 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया। इनका क्या महत्व है, क्या आर्थिक महत्व है, क्या सामरिक महत्व है, जिसे बंदरगाह एक आर्थिक महत्व से संबंधित है और यहाँ पर भारतीय सेना के से संबंधित यार्ड भी मिलते हैं, बंदरगाह भी मिलते हैं, सैनिक छावनियाँ मिलती है और इन समुद्र जो क्षेत्र होते हैं उनकी निगरानी, उनकी प्राप्ति का जो साधन है इन तटों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। धन्यवाद।